192.168.233.129C हैक्ड मुझे दिख रहा है राइट नाउ। अब हम ओके पर क्लिक कर देते हैं, तो इधर से देखिए 192.168.233.129C सोनू वेलकम मुझे दिख रहा है। हेलो हैकर्स, स्टूडेंट एंड लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 को, जिसका नाम है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, और इसे भी हम पूरा प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि आज के इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सर वल्नरेबिलिटी क्या होता है, उसके बाद देखेंगे द ओवास्प क्या होता है, ओवास्प टॉप 10 क्या होता है, और प्रिवेंशन क्या होता है, डीबीडब्ल्यूए क्या है, इंस्टॉलिंग डीबीडब्ल्यूए ऑन लोकल होस्ट, यानी डीबीडब्ल्यूए को लोकल होस्ट पर हम कैसे इंस्टॉल करेंगे वो देखने वाले हैं, और टेस्टिंग करेंगे डीबीडब्ल्यूए के साथ कि हम देखने वाले हैं कि डीबीडब्ल्यूए के साथ कौन कौन से ऐसे अटैक है जिसे हम टेस्टिंग कर सकते हैं। वास्प जैप क्या है। अब हम समझते हैं कि आज के चैप्टर में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो प्रैक्टिकल इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले देखेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन, यानी डेटाबेस में रखे इन्फॉर्मेशन को कैसे हम फाइंड करेंगे, ये सब हम प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग यानी एक्सएसएस क्या है। एक्सएसएस का मतलब होता है कि हम कोई भी वैलिडेशन फॉर्म के अंदर कोई ऐसा स्क्रिप्ट इंजेक्ट कर देते हैं जिसके कारण से एसक्यूएल इंजेक्शन यानी डेटाबेस में रखे इन्फॉर्मेशन हम फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं एक्सएसएस रिक्वेस्ट फॉर्जरी, यानी मान लेते हैं कि हम किसी भी वेबसाइट के एडमिन पेज में लॉगिन कर लिए हैं यूजर नेम पासवर्ड के साथ। अब मैं चाहता हूं कि उसके यूजर नेम पासवर्ड को चेंज कर दूं, तो उसे चेंज करने के लिए एक्सएसएस रिक्वेस्ट फॉर्जरी करना पड़ेगा, जिसे हम प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। फाइनली हम जैप प्रॉक्सी की मदद से वेबसाइट को टेस्टिंग करने वाले हैं, और इन सभी को हम प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ा थ्योरी को समझ लेते हैं, बैकग्राउंड प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं वल्नरेबिलिटी क्या होता है। इसका डेफिनेशन बोल रहा है ए वल्नरेबिलिटी इज ए वीकनेस और फ्लो इन सिस्टम, वेबसाइट और एप्लीकेशन दैट अटैकर्स कैन एक्सप्लॉइट टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस, स्टील डाटा और कैश डैमेज। इसका फॉर एग्जांपल में देखिए तो वीक पासवर्ड, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर और इम्प्रॉपर इनपुट वैलिडेशन। इसका मतलब क्या होता है, देखिए वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कि सिस्टम की कोई भी कमजोरी होती है जिसे हैकर एक्सप्लॉइट कर सकता है। एग्जाम्पल में देखें तो वीक पासवर्ड और आउटडेटेड सॉफ्टवेयर और इम्प्रॉपर इनपुट वैलिडेशन हो सकते हैं। यानी मान लेते हैं किसी भी वेबसाइट और किसी भी सिस्टम में जो कमजोरी है जिससे कोई भी हैकर गलत इस्तेमाल कर सकता है, उसे हम वल्नरेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, यानी वेबसाइट या फिर वेब सर्वर, या हम बोल सकते हैं कि सिस्टम की कमजोरी को वल्नरेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ओवास्प क्या है। ठीक है, इसका डेफिनेशन बोल रहा है ओवास्प इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी। It provides free resource, tools and documentation to help developers and security professionals build security applications. इसका मतलब क्या होता है कि देखिए ओवास्प एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है जो सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी इम्प्रूव करने के लिए फ्री टूल्स, रिसोर्स और गाइडलाइंस को प्रोवाइड करती है। ठीक है, डेवलपर्स को और सिक्योरिटी रिसर्चर को बहुत ही इनसे फायदा होता है किसी भी टेस्टिंग को करने के लिए, यानी डेवलपर्स और सिक्योरिटी प्रोफेशनल दोनों के लिए ये यूजफुल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं वास्प टॉप 10 को। वास्प का फुल फॉर्म होता है ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। इसका डेफिनेशन बोल रहा है द वास्प टॉप 10 इज ए लिस्ट ऑफ द मोस्ट सर्टिकल वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी रिस्क, जो कि 10 लिस्ट में मुझे विजिबल हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, क्रिप्टोग्राफी फेलियर, इंजेक्शन के अंदर एसक्यूएल और एक्सएसएस, ये दोनों जो होता है वो डेटाबेस पर अटैक होता है, तो इस यह दोनों को इंजेक्शन सेक्शन में लिया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है इनसिक्योर डिजाइन, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन, वल्नरेबिलिटी कंपोनेंट्स और ऑथेंटिकेशन फेलियर। तो ये सब आता है वास्प टॉप 10 के अंदर। ये सब क्या होता है, ये सब एक कमजोरी होता है जो कि 10 कमजोरी मुझे विजिबल हो रहा है वास्प टॉप 10 के अंदर। अब हम समझते हैं प्रिवेंशन क्या होता है। जिसका डेफिनेशन बोल रहा है प्रिवेंशन मींस प्रोटेक्टिंग सिस्टम फॉर वल्नरेबिलिटीज। इसका मतलब क्या होता है कि वो जो ओवास्प के जो टॉप 10 यानी 10 कमजोरी थे, वल्नरेबिलिटीज थे, उसे रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। उसे रोकने के लिए हम ये कर सकते हैं। ठीक है, ये हम क्या क्या कर सकते हैं, तो स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन यूज करेंगे, यानी MFA को यूज कर सकते हैं, और वैलिडेट यूजर इनपुट को चेक करेंगे, कीप सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहेंगे। अब देखिए
अब मैं बताऊं कि अपडेट जो होता है, अपडेट ये क्यों आता है। मान लेते हैं कोई भी एप्लीकेशन है, क्या उसे बिना अपडेट करे रख नहीं सकते हैं? हम रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझा दूं कि ये जो अपडेट आता है ये 2 रीजंस के कारण आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हो सकता है कि वह एप्लीकेशन में कोई कमजोरी हो, यानी कोई बग हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि उस एप्लीकेशन में कोई नया फीचर यानी न्यू फीचर आया हो, तो इसीलिए अपडेट आता है। एक तो कमजोरी हो सकता है, या तो फिर कोई नया फंक्शन ऐड किया रहता है। तो ये 2 रीजन होता है किसी भी एप्लीकेशन या फिर कोई भी चीज को अपडेट करने के लिए, ठीक है। तो हमने समझा कि यूज सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद, यानी कीप सॉफ्टवेयर अपडेट और सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हम जो भी कोड लिखेंगे, जो भी डेवलपर्स या फिर कोई भी इथिकल हैकर या साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर कोई कोडिंग करेगा, तो वह जो होगा वह सिक्योर कोडिंग करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है अप्लाई लेटेस्ट प्रिविलेज एक्सेस। उसके बाद यूज फायरवॉल एंड सिक्योरिटी टूल्स को हम करेंगे, यानी फायरवॉल्स और सिक्योरिटी टूल्स को हम उपयोग करेंगे जितना ज्यादा हो सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं डैम वल्नरेबिलिटीज वेब एप्लीकेशन, यानी DBWA। इसका डेफिनेशन बोल रहा है DBWA इज ए प्रैक्टिस वेब एप्लीकेशन डिजाइन फॉर लर्निंग साइबर सिक्योरिटी। इट इंटरनेशनली contains vulnerabilities so user can test and learn ethical hacking safely। इसका मतलब क्या होता है कि देखिए DBWA एक इंटरनेशनली वल्नरेबिलिटीज एप्लीकेशन है जिसे इथिकल हैकर प्रैक्टिस करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। अब इथिकल हैकर ही नहीं बल्कि साइबर सिक्योरिटी लर्नर्स भी जो होगा वो इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी ये जो DBWA है ये एक वल्नरेबल मशीन्स होते हैं, वल्नरेबल साइट्स होते हैं, जिसका उपयोग करके कोई भी हैकर या बोल सकते हैं कोई भी साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर इथिकल हैकर इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी हैंड्स ऑन लैब कर सकते हैं। स्टूडेंट सेफ इन्वॉल्वमेंट में अटैक सीख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम समझते हैं कि DBWA को लोकल होस्ट पर हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, जब हम लैब सेटअप कर रहे थे, यानी लैब सेटअप कर रहे थे, तो उसमें हमने एक वल्नरेबल मशीन यानी मेटास्प्लॉइटेबल 2 को इंस्टॉल किए थे, ठीक है। तो उसमें बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल रहता है ये DBWA, तो मुझे इंस्टॉल करने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने लैब सेटअप में मेटास्प्लॉइटेबल 2 मशीन को इंस्टॉल कर लिए हैं। अगर आपको करना है प्रैक्टिकल इसको इंस्टॉल, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, यह स्टेप को फॉलो करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारे में मेटास्प्लॉइटेबल 2 में है तो हम नहीं करेंगे, इसे हम स्किप कर देंगे, बट आप इन सब प्रोसेस को देख करके कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम समझते हैं कि DBWA के साथ कौन कौन से अटैक्स, हैकिंग और टेस्टिंग है जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कर सकते हैं SQL इंजेक्शन, यानी उसमें हम SQL इंजेक्शन यानी डेटाबेस की कमजोरी को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग यानी XSS को भी हम यानी पाइलोड को भी देख सकते हैं। यानी मान लेते हैं कि कोई भी इनपुट वैलिडेशन है जिसमें हम कई सारे स्क्रिप्ट को इंजेक्ट करके कोई इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं हम DBWA के साथ, ठीक है। कॉमन इंजेक्शन जो इन सभी के अंडर आता है ये भी हम कर सकते हैं, और फाइल अपलोडिंग वल्नरेबिलिटीज कर सकते हैं। हम इन सभी को प्रैक्टिकल करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं OWASP जैप क्या है, ठीक है। इसका देखिए OWASP जैप एक फ्री इंस्टॉल यानी प्री इंस्टॉल टूल है जो काली लिनक्स में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो रहता है। हम इसे इंस्टॉल करने के लिए भी बता देंगे कि इसे कैसे करते हैं काली लिनक्स में इंस्टॉल। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, यानी इसका जो वर्क है वो है इट स्कैन वेबसाइट फॉर वल्नरेबिलिटीज, यानी वेबसाइट को स्कैन करके उसमें वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करेगा, और प्रोक्सी बिटवीन ब्राउजर एंड सर्वर के बीच ये काम करता है, और कई सारे इशू को यानी कई सारे बग्स को फाइंड कर सकता है, यानी ढूंढ सकता है, जैसे कि XSS हो गया, SQL इंजेक्शन हो गया, एक्सेट्रा, कई सारे बग्स को ये ढूंढ सकता है। और ये जो यूज करता है इसको यूज करता है बिगिनर्स और प्रोफेशनल्स भी कई सारे इसे यूज करते हैं। और इसका जो एक फेवरेट वर्क है वो ये है कि ये जब स्कैन कर लेगा, सभी को फाइंड कर लेगा बग को, तो उसका एक रिपोर्ट भी तैयार करके मुझे दे देगा। तो ये आता है OWASP जैप, यानी OWASP जैप एक प्री इंस्टॉल टूल है, ठीक है, जो हमें कई सारे वेबसाइट के इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके उसका बग रिपोर्ट भी मुझे प्रोवाइड कर देते हैं, यानी सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए हम फाइनली करते हैं इन सभी अटैक को प्रैक्टिकल, ठीक है। अभी हम मेटास्प्लॉइटेबल 2 मशीन पर हैं, और मेटास्प्लॉइटेबल 2 मशीन को हमने ओपन कर लिए हैं, और हम देखेंगे कि SQL इंजेक्शन क्या है। यानी SQL इंजेक्शन में हम डेटाबेस से डेटा को कलेक्ट करने के लिए यूज करेंगे, यानी SQL इंजेक्शन पर हम अटैक यानी डेटाबेस पर अटैक इसलिए करेंगे ताकि हम डेटाबेस के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके। वहीं पर XSS यानी ब्राउजर में गलत स्क्रिप्ट चलाने के लिए हम कर सकते हैं
और CSRF यानी यूजर की मर्जी के बिना एक्शन यानी जैसे पासवर्ड हम बदल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइनली हम वास्प जैप का भी यूज करेंगे वेबसाइट पर बग फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही आप मेटास्प्लॉइटेबल 2 मशीन को स्टार्ट करेंगे तो उसमें लॉगिन करने के लिए मेटास्प्लॉइटेबल 2 के लॉगिन करने के लिए आपका जो पासवर्ड होगा और एडमिन का जो यूजर नेम होगा और पासवर्ड होगा उसका होगा MSF एडमिन यूजर नेम एंड पासवर्ड भी होगा MSF एडमिन। उसके बाद आप IF कॉन्फ़िग को चलाइएगा तो आपको इस मशीन का IP एड्रेस विजिबल हो जाएगा, जो कि हमारे केस में 192.168.233.129 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे ही आपको ये IP एड्रेस पता चल जाएगा तो आप इस पर कई सारे अटैक कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम करने वाले हैं SQL इंजेक्शन यानी डेटा को कलेक्ट करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना कोई सा भी ब्राउजर ओपन करते हैं, मेटास्प्लॉइटेबल 2 मशीन का नहीं बल्कि अपने विंडो मशीन का, क्योंकि हम अभी लोकल एरिया नेटवर्क में हैं तो हम एक नेटवर्क से कनेक्ट है, इस पर हम अटैक कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं और जैसे हम क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे तो इधर सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस पेज तक पहुंचेंगे जिधर हम ये SQL इंजेक्शन करने वाले हैं। तो इधर आपको लिखना होगा IP एड्रेस विक्टिम सिस्टम का, जैसे कि 192.168.233.129 हमारे केस में ये था। तो हम ये लिख करके इंटर हिट करते हैं। तो देखिए जैसे हम इन्हें इंटर हिट कर दिए हैं तो इधर कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे विजिबल हो रहा है, जो कि मेटास्प्लॉइटेबल 2 दिख रहा है, इधर थोड़ा बैनर के टाइप में दिख रहा है, ठीक है। वहीं पर इधर से देखिए DBWA बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल रहता है इसमें वेब सर्वर। तो इस पर हम क्या करते हैं, DBWA पर क्लिक करते हैं और इसमें लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए इसका जो यूजर नेम होता है वो होता है एडमिन एडमिन एंड इसका जो बाय डिफॉल्ट पासवर्ड होता है वो होता है पासवर्ड PASSWORD। एंड जैसे ही आप इस पर लॉगिन करेंगे तो फाइनली आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। इधर हम ओके क्लिक करते हैं और सबसे पहले हम क्या करते हैं, SQL इंजेक्शन करने के लिए हम इस पर यूजर ID में एक ऐसा इंफॉर्मेशन डालेंगे, जैसे कि अभी मैं आपको फॉर एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ, ये रॉन्ग देगा, यानी इधर हम लिखते हैं कुछ भी, जैसे कि कुछ भी हम लिखते हैं, यूजर आईडी मुझे मालूम नहीं है और सबमिट पर क्लिक करते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं आया। बट क्यों ना हम इसमें कोई ऐसा क्योरी डाल दें जिससे हमें इंफॉर्मेशन आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम डाल देते हैं इधर स्लैश, इधर डाल देते हैं कोड के अंदर इधर डाल देते हैं और कैपिटल और एंड स्पेस डाल करके 1 डाल देते हैं, राइट नो। ये डालने के बाद जैसे ही हम इधर इंटर हिट करते हैं तो क्या होगा, इधर इधर से हम हटा देते हैं और जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं तो भी हमारे सामने में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया। एक बार 1 डाल करके देखते हैं, यानी हम इसे बाईपास करने की कोशिश करेंगे। फाइनली हम इसे बाईपास कर ही देंगे, बट हम अभी कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। बट हम इसमें कोई ऐसा क्यूरी क्यों ना डाल दे जिससे ये बाईपास हो जाए। तो फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, इसमें एक बार 3 टैप करके देखते हैं। जैसे हम 3 टैप किए हैं तो इधर से देखिए, जैसे हम 3 टैप किए हैं तो आईडी में मुझे दिख रहा है कि 3 है, राइट नाउ। एंड इधर फर्स्ट नेम है हैक, ठीक है। एंड इसका जो सरनेम है वो मी दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से SQL इंजेक्शन यानी ये बाईपास हो गया। इसमें क्या हो रहा है, जब आप यह कोड डालते हैं तो यह डेटाबेस की सुरक्षा को बाईपास कर देता है। यानी मान लेते हैं कि कहीं पर ये 3 टाइप किया तो 3 हमेशा सच होता है यानी ट्रू होता है, जिससे डेटाबेस बिना किसी सही पासवर्ड के भी सभी यूजर्स की जानकारी जैसे ID यानी यूजर नेम स्क्रीन पर दिखा देता है, ठीक है। तो ये होता है वल्नरेबिलिटी SQL इंजेक्शन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम करते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग यानी XSS। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को करने के लिए हम इधर क्लिक करते हैं XSS स्टोर पर और इधर से देखिए कई सारे इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। हम व्यू सोर्स पर भी क्लिक करेंगे तो इधर से हमारे सामने में व्यू सोर्स यानी कई सारे इसके सोर्स दिख जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, इधर से कुछ इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर हम नाम डाल देते हैं, क्या नाम डाल देते हैं, सोनू, SONU। फॉर एग्जाम्पल इधर हम सोनू नाम डाल दिए और इसमें कुछ हम स्क्रिप्ट इंजेक्ट करते हैं यानी XSS यानी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या होता है, XSS का मतलब यही होता है कि हम इसमें कोई सा ऐसा स्क्रिप्ट इंजेक्ट कर दे जिससे वो इन्फॉर्मेशन मुझे विजिबल हो जाएगा जो कि नहीं देना चाहिए था। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसके सिक्योरिटी को चेक करते हैं और ये है हम इसे लॉ कर देते हैं और सबमिट पर क्लिक करते हैं। इधर हम कोई स्क्रिप्ट इंजेक्ट कर देते हैं। स्क्रिप्ट इंजेक्ट करते हैं वो क्या है,
तो हम कर देते हैं इधर से SCRIPT स्क्रिप्ट एंड इसे भी क्लोज कर देते हैं। और इधर हम अलर्ट एक टैग लगाते हैं ALERT एंड इधर हम इसके अंदर डाल देते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो मैसेज हम शो करना चाहते हैं वो डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल हम मैसेज इधर शो करना चाहते हैं कि सोनू SONU सोनू वेलकम राइट नो, सोनू वेलकम, ठीक है। और इस ये हम डाल दिए तो हम ब्रैकेट के बाहर निकलते हैं और इससे स्क्रिप्ट को जो है हम क्लोज कर देते हैं SCRIPT राइट नो, इसे हम क्लोज कर देते हैं। हम जैसे ही इधर से देखिए सोनू नाम का कोई भी, जैसे कि नाम के सेक्शन में मुझे नाम दिख रहा है, अंकिता है, एक्ट है, ये सब है, लेकिन हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इधर भी एक सोनू नाम का मैसेज बॉक्स बन जाएगा। मैं बताऊंगा कि ये क्या होता है, ठीक है। हम सेंड गेस्ट पर क्लिक करते हैं तो इधर से देखिए 192.168.233.129C हैक्ड मुझे दिख रहा है राइट नाउ। अब हम ओके पर क्लिक कर देते हैं तो इधर से देखिए 192.168.233.129C सोनू वेलकम मुझे दिख रहा है, जो हम इधर मैसेज में टैप किए थे राइट नाउ। ये होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। देखिए यह क्या हो रहा है, वेबसाइट आपके द्वारा डाले गए कोड को टेक्स्ट समझने के बजाय एक कमांड की तरह चला देती है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं स्क्रीन पर एक पॉपअप आता है, जैसे कि हमारे सामने में भी आया था, ठीक है, अलर्ट बॉक्स आ जाता है। असली यानी जो रियल अटैक्स होते हैं, इसकी जगह हैकर्स आपके कुकीज को चुराने वाला भी कोड डाल सकता है। जैसे कि हमने इधर स्क्रिप्ट डाला था सिर्फ एक मैसेज शो करने के लिए, लेकिन रियल अटैक्स के अंदर क्या होगा कि कोई भी हैकर इधर एक ऐसा स्क्रिप्ट भी इंजेक्ट कर सकता है जिससे आपके सेशन आईडी को हाईजैक किया जा सके। इधर से देखिए नाम सोनू और इधर मैसेज जो हम दिए थे वो अभी विजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम जो अभी प्रैक्टिकल कर रहे थे पॉपअप आया था वही था, ठीक है। तो ये होता है। अब हम समझते हैं CSRF यानी क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी को ट्राई करते हैं। उसे करने के लिए आप इधर से देखिए CSRF पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इधर बोल रहा है कि सर आप अपना न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड डाल दीजिए, यानी आप इधर से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। हम पासवर्ड चेंज करते हैं। अभी इसका जो पासवर्ड था वो पासवर्ड ही था, बट अभी मैं चेंज करके अंकित रख देता हूँ। अंकित रख देते हैं और इधर भी हम अंकित रख देते हैं राइट नाउ। और चेंज पर क्लिक करते हैं तो इधर से मुझे क्या हो रहा है, इधर एक मैसेज शो हो गया जो बोल रहा है कि पासवर्ड चेंज। इसे ट्राई करने के लिए हम क्या करते हैं, पासवर्ड चेंज हुआ या नहीं इस पर हम क्लिक करके फिर से इसी पेज पर चलते हैं और DBWA पर क्लिक करते हैं और इधर से एक बार हम लॉग आउट हो जाते हैं। अब देखिए इधर हम क्या करते हैं, एडमिन यानी यूजर नेम एडमिन डाल देते हैं जो था, पासवर्ड जो था पहले PASSWORD पासवर्ड था, पासवर्ड ही अभी हमने फिल किया है। इधर से देखिए नहीं हुआ। अब अगर मैं इधर एडमिन और इधर से हम अपना पासवर्ड जो अंकित डाले थे अभी चेंज करके वो अगर डाले तो राइट नाउ ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये लॉगिन हो गया है। अब मैं बात करता हूँ कि इसमें कमी क्या है, वल्नरेबिलिटी क्या है। इधर से आप देख पा रहिएगा कि इधर हम एक बार न्यू पासवर्ड डालते हैं। न्यू पासवर्ड क्या डालते हैं, अभी था अंकित और इधर डाल देते हैं हम एक बार यूट्यूब YOUTUBE यूट्यूब एंड इधर भी डाल देते हैं YOUTUBE यूट्यूब एंड चेंज पासवर्ड पर क्लिक करते हैं तो यूट्यूब इस बार भी चेंज हो गया है जैसे पिछले बार हुआ था। अब इसमें कमी क्या है, देखिए जैसे हमने पासवर्ड चेंज किया है तो इधर से देखिए कि इसका जो पासवर्ड था यूट्यूब एंड इधर से भी यूट्यूब, ठीक है। तो ये मुझे URL में भी विजिबल हो रहा है। अब इसमें कमी क्या है, मान लेते हैं कि यह URL कोई हैकर स्नैप कर लिया है तो इसमें मुझे पासवर्ड भी विजिबल हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पासवर्ड को इधर से भी हम चेंज कर सकते हैं। अभी यूट्यूब डाले थे तो अभी हम क्या करते हैं, इधर यूट्यूब को हटा करके इधर डाल देते हैं सब्सक्राइब SUBSCRIBE सब्सक्राइब राइट नाउ सब्सक्राइब एंड इधर भी हम कंफर्म करने के लिए सब्सक्राइब डाल देते हैं ताकि ये अच्छा से विजिबल हो और अच्छा से ये वर्क करे। SUBSCRIBE सब्सक्राइब राइट नाउ। सब्सक्राइब का मीनिंग भी हो सकता है कि रॉन्ग हो, बट अभी मुझे ऐसा ही याद आ रहा है तो हमने ऐसा ही टाइप किया है, ठीक है। तो सब्सक्राइब एंड पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड सब्सक्राइब एंड एंटर हिट करते हैं
फिर से हमारे सामने में पासवर्ड चेंज हो गया है। अब सब्सक्राइब है या फिर यूट्यूब है वो चेक करने के लिए हमने तो अभी इधर जो था इस इंटरफेस में यूट्यूब रखे थे पासवर्ड, और यूआरएल से हम पासवर्ड चेंज करके सब्सक्राइब रखे थे। ठीक है, इंटर हिट करते हैं और सबसे पहले DBWA पर चलते हैं और इधर से लॉग आउट हो जाते हैं। लॉग आउट हो गए और इधर डालते हैं एडमिन। एडमिन एडमिन डाल दिए और इधर से पासवर्ड एक बार हम यूट्यूब डालते हैं, YOUTUB यूट्यूब, एंड लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो नहीं हुआ। अब मैं क्या क्या करता हूँ, इधर डालते हैं एडमिन एडमिन एंड इधर से जो पासवर्ड डालते हैं वो डालते हैं SUBCRIBE सब्सक्राइब। तो आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सब्सक्राइब लिखे और एक बार लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो देखिए फाइनली हम लॉगिन हो गए हैं। इसे कहते हैं CSRF यानी क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, यानी हम URL की मदद से भी पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ समस्या यह है कि पासवर्ड बदलने के लिए वेबसाइट कोई खास सुरक्षा टोकन इस्तेमाल नहीं कर रही है। यानी अगर कोई हैकर्स आपको एक खास लिंक भेजता है और आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपकी जानकारी के बिना आपका पासवर्ड बदला जा सकता है, क्योंकि वेबसाइट सिर्फ यूआरएल के जरिए जो है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कर रहा है। किसके जरिए, तो यूआरएल के जरिए। अब मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ कि अभी तक हमने क्या क्या सीखा। अभी तक हमने देखा कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है और XSS क्या है, CSRF क्या है। अब हम समझते हैं कि सर ये OWASP जैप क्या है, यानी वेबसाइट को कैसे स्कैन करेंगे, उसमें वल्नरेबिलिटी क्या है वो फाइंड कैसे करेंगे। तो OWASP जैप की मदद से हम करते हैं प्रैक्टिकल। वास्प जैप को प्रैक्टिकल करने के लिए हम आ गए हैं अपने काली लिनक्स मशीन पर और इधर हम लॉगिन हो जाते हैं। इसका यूजर नेम काली एंड इसका पासवर्ड भी काली डाल करके इसमें लॉगिन हो जाते हैं। जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे तो मैं आपको बता दूं कि OWASP क्या है। OWASP जैप का पूरा नाम ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट होता है, जो जेड अटैक प्रॉक्सी है। यह दुनिया का सबसे लोकप्रिय फ्री और ओपन सोर्स सुरक्षा टूल है जिसका इस्तेमाल वेबसाइटों की कमियां वल्नरेबिलिटी को खोजने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, यह मुख्य रूप से ये 3 काम कर सकते हैं, जैसे कि वेबसाइट की कमियां ढूंढना यानी वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग करने के लिए। यह एक डॉक्टर की तरह काम करता है, यानी मान लेते हैं कि कोई मरीज है और वह डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसका इलाज करता है, राइट नाउ। वहीं पर यह जैप प्रॉक्सी जो होता है वह वेबसाइट का इलाज करता है, यानी वेबसाइट के लिए यह एक डॉक्टर है। इसके अंदर कई सारे कमजोरी को पहचान कर सकता है वेबसाइट के अंदर ये जैप प्रॉक्सी। हो एसक्यूएल इंजेक्शन हो सकता है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो सकता है एंड एक्सेट्रा, कई सारे इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके ये कर सकता है। इसे करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले तो आना होगा टर्मिनल में। टर्मिनल में आप जैसे आइएगा तो इधर से आपको सबसे पहले वह यूजर बनना होगा जो कि एक सिंपल यूजर नहीं कर सकता है कोई भी काम। वो क्या है, तो वो है सुपर यूजर मोड, यानी सुडो सू। इधर डालते हैं sudo su और इधर पासवर्ड डालते हैं काली, इंटर हिट करते हैं और मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर विजिबल होगा, राइट नो। अब हम क्या करते हैं, इधर अगर ls करते हैं तो कई सारे इधर डॉक्यूमेंट बना है, लेकिन हम एक फाइल बनाते हैं mkdir और एक फोल्डर यानी डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं जिसका नाम रख देते हैं जैप, राइट। एंड ls करते हैं तो इधर से देखिए कि एक जैप नाम का डायरेक्टरी बन गया। हम चलते हैं cd जैप एंड इंटर हिट करते हैं और ls करते हैं तो इधर से देखिए इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। क्लियर करते हैं और इधर हम क्या करते हैं, इधर लिखते हैं जैप प्रॉक्सी को इधर डबल p आ गया है, ओनली फॉर 1p होगा। तो जैप प्रॉक्सी आप जैसे ही लिख करके इंटर हिट करेंगे तो क्या होगा कि ये जैप प्रॉक्सी टूल को ओपन कर देगा। अगर आपके पास नहीं होगा तो ऐसे ही आप जैप प्रॉक्सी को लिख करके इंटर हिट करेंगे तो आपको बोलेगा कि क्या अगर आपके पास नहीं है तो क्या इसे इंस्टॉल करना चाहेंगे। आप वह लिख करके इंटर हिट कीजिएगा तो आप इसे फाइनली इंस्टॉल कर पाइएगा। मैं इसे स्टार्ट होने देता हूँ। जैप प्रॉक्सी कुछ इस प्रकार से ओपन होना स्टार्ट हो गया है और ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा। इधर से देखिए ये ओपन होने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। हम क्या करते हैं, इधर से कई सारे स्कैन करने के लिए आपको ऑप्शन विजिबल हो रहा होगा। हम क्या करते हैं, इधर ऑटोमेट स्कैन पर क्लिक करते हैं और इधर से हम अपना वेबसाइट का जो हमारा विक्टिम वेबसाइट होगा उसका यूआरएल यानी डोमेन नेम इधर डाल देंगे। लेकिन मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूँ कि आप उसी वेबसाइट पर टेस्टिंग परफॉर्म कीजिएगा जिस वेबसाइट का आपके पास ओनर का रिटर्न परमिशन होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास AOS टैग का रिटर्न परमिशन है
तो हम क्या करते हैं, इधर लिखते हैं aoh tag dot netlify dot app, दिस इज माय ऑफिशियल वेबसाइट। एंड इधर से देखिए, इधर से आप ऑलवेज पर ही रहने दीजिएगा। क्रोम है, हम ईडीजी पर क्लिक करते हैं और अटैक पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये बैकग्राउंड में क्या क्या करेगा, तो सबसे पहले ये क्या करेगा कि ये अपना फायरफॉक्स ब्राउजर ओपन कर लेगा। इधर से हम फायरफॉक्स सेलेक्ट कर देते हैं। फायरफॉक्स जैसे ओपन करेगा तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन यानी कुछ अटैक परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा attack.netlify.app पर। तो इसमें जो जो भी कमजोरी मिलेगा इसको, वो हमारे सामने में एक रिपोर्ट तैयार करके दे देगा। हम क्या करते हैं, इधर से अटैक पर क्लिक कर देते हैं। तो इधर से देखिए कि अटैक होना स्टार्ट हो गया है और इधर से आपके सामने में कुछ इन्फॉर्मेशन विजिबल हो रहा है और इधर से ये भी पता चल रहा है कि अभी तक हमारा स्टेटस क्या है, यानी इस पर कितना % अटैक हो गया है। तो देखिए इधर 60% एंड कुछ इस प्रकार से अटैक होना स्टार्ट हो गया। ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये ओपन हो जाएगा फायरफॉक्स ब्राउजर और इस पर टेस्टिंग करना स्टार्ट कर देगा। राइट नाउ अभी हम आपको कुछ दिखाने वाले हैं, आप देखिए। इधर से देखिए ये 100% अटैक हो गया है राइट नाउ, और इधर से हम इसे स्टॉप कर देते हैं। और जैसे हम इसे स्टॉप करते हैं तो देखिए इधर क्या क्या हो रहा है। तो जैसे हम इस पर स्टॉप पर क्लिक कर दिए हैं तो इन्होंने हमारे सामने में क्या क्या इन्फॉर्मेशन विजिबल कर दिया है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले तो इधर एक्टिव स्कैन के अंदर आप देख रहे हैं कि एक्टिव स्कैन 0% हुआ है। अगर मैं इसे स्टार्ट कर दूं तो ये फायरफॉक्स ब्राउजर को ओपन करके अटैक करना स्टार्ट कर देगा। मैं ये नहीं करना चाह रहा हूँ तो हम इसे स्टॉप कर दिए हैं, बट अगर आपको करना होगा तो आप कर सकते हैं। इधर से देखिए स्पाइडर पर हमने क्लिक किया तो देखिए ये जो हमारा डोमेन नेम है aostack.netlify.app, इसके जितने भी सब डोमेन है ये सभी को चेक करना स्टार्ट कर दिया है। और इसका प्रोसेस कुछ इस प्रकार से रहा, ठीक है, इसका मेथड कुछ इस प्रकार से रहा एंड यूआरएल ये रहा। इसका फ्लैग इधर मुझे विजिबल हो जाएगा। इसमें क्या हुआ, जितना भी सब डोमेन था सभी पर इन्होंने चेक किया, सभी फाइल को चेक किया और इसको कहीं पर भी अगर इंफॉर्मेशन कोई गलत लगा तो ये मुझे अलर्ट के सेक्शन में भी इसका अलर्ट दे देगा। राइट नाउ अब मैं चाहता हूँ कि इसका रिपोर्ट तैयार हो जाए। तो रिपोर्ट तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, इधर रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं और इधर जनरेट रिपोर्ट पर भी हम क्लिक कर दिए। जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं और टेम्पलेट्स पर क्लिक करते हैं। तो यह जो HTML फॉर्मेट में है, मैं चाहता हूँ कि ये PDF फॉर्मेट में रह जाए। तो PDF फॉर्मेट में इधर से हम क्रेडेंशियल PDF रिपोर्ट्स पर क्लिक करते हैं और इधर से जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक कर देते हैं। जनरेट रिपोर्ट पर हमने जैसे ही क्लिक किया है तो शायद ये हमसे लोकेशन पूछेगा कि आप कहाँ पर इससे तैयार करना चाहते हैं, बट ये बाय डिफॉल्ट उसी डायरेक्टरी में रिपोर्ट को तैयार कर देगा जिधर से हमने इसे स्टार्ट करना स्टार्ट किए थे। ठीक है, अब ये रिपोर्ट तैयार कर दिया है और हम इधर इसे विजिबल करने के लिए बड़ा स्कैन कर लिया है। तो इधर से देखिए जब बाय चेक मार्क्स स्कैनिंग रिपोर्ट्स मुझे विजिबल हो रहा है। ये बोल रहा है कि आपका जो साइट्स था वो ये था जिस पर हमने अटैक किए हैं, जो आप टेस्टिंग के लिए मुझे दिए थे। ठीक है, इधर भी है। तो इसमें बोल रहा है कि ये जो जनरेट डेट है वो 18 अप्रैल 2026 इतना बज के इतना, जो अभी 1:37 हो रहा है। और इसमें क्या बोल रहा है कि 16 बज के यानी 4:06 हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा काली लिनक्स का जो टाइम है वो अलग है और हमारा विंडो का जो है वो अलग है। काली लिनक्स में कोई गलत टाइम है और हमारे विंडो मशीन में है वो रियल टाइम है। राइट नाउ तो हम क्या करते हैं, थोड़ा स्क्रॉल करते हैं और आपको कुछ दिखाते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आए तो इधर से देखिए समरी ऑफ अलर्ट, यानी हाई रिस्क जो है इसको 0 मिला, मीडियम रिस्क इसको 3 मीडियम रिस्क मिला और लो 3 भी मिला, और इंफॉर्मेशनल जो है वो भी 3 रिस्क मुझे दिखाई दे रहा है। और थोड़ा हम इसे स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो इनसाइट्स में इधर से हम देख सकते हैं कि ये जो है मीडियम रिस्क और इसका डिस्क्रिप्शन क्या है और इसका स्टैटिस्टिक क्या है। ये 80 है एंड ये वार्निंग का जो है ये 1 है। तो कुछ इस प्रकार से 60% ये रहा इन्फो का, इंफॉर्मेशनल के लिए। और थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो कई सारे आपको इंफॉर्मेशन विजिबल हो रहा होगा। तो आप इसको फाइंड करके और इसे रीड करके आप एक अच्छा सा रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर टेस्टिंग करने के लिए। आप अपने टारगेट सिस्टम के वेबसाइट पर यानी टारगेट वेबसाइट पर टेस्टिंग कर सकते हैं। इसकी मदद से बहुत अच्छा टूल है। लेकिन मैं आपको एक बार और बता देना चाह रहा हूँ कि उसी वेबसाइट पर आप ट्राई कीजिए जिसके ऑनर का आपके पास रिटर्न परमिशन हो। मिलते हैं एक और नए चैप्टर के साथ।